नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वो भाषण जिसे सुनकर आप माथा पीट लेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, जो फैक्ट्स राहुल गांधी के भाषण में मिल सकेंगे। गुस्से में मोदी और अमित शाह, राहुल ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया क्या? अग्निवीर, किसान, अयोध्या, राहुल गांधी अपने भाषण में कितना सच बोले कितना झूठ, आज आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। मोदी और राहुल की वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जो कांग्रेस का सच बताएगी आपको। इसके अलावा ममता के बंगाल में सड़क पर वो हो रहा है जो देखकर आपको डर लगेगा। मोदी राज में या ममता राज में संविधान को असल खतरा किससे है, आज इसकी भी बात होगी। और आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बारिश में वो एक काम जो आपको मौत के मुंह में ले जा सकता है। जानलेवा बारिश के वो वीडियो जो देखकर रूह कांप जाएगी, आज आपको वो वीडियोस भी दिखाऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले केस में सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 दिन तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानून अब इतिहास बन जाएंगे। आज से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिसके बाद किसी भी अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नए कानून लागू होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सही मायनों में न्याय का भारतीयकरण अब हुआ है। अब दंड की जगह लोगों को न्याय मिलेगा। धार्मिक त्योहारों से पहले सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम, आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के साथ सख्ती बरतने के भी निर्देश दे दिए। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि राज्य में धार्मिक त्योहारों के दौरान किसी ऐसी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे लोगों को परेशानी हो। यूपी के मथुरा में पानी की टंकी गिरने के मामले में योगी सरकार एक्शन में आ गई है। हादसे की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए। इसके बाद विपक्ष ने पानी की टंकी की क्वालिटी और निर्माण को लेकर सवाल उठाए, क्योंकि इसका निर्माण 3 साल पहले यानी 2021 में ही हुआ था। जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अलगाववादी नेता शेख अब्दुल्ला राशिद इंजीनियर को बड़ी राहत मिली है। टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद राशिद इंजीनियर को संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेने की मंजूरी मिल गई। एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में 5 जुलाई को राशिद इंजीनियर को शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहाई देने पर सहमति जता दी। कोर्ट में कल इस पर आदेश जारी हो सकता है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें पहले चैप्टर में नेता विपक्ष राहुल गांधी का वो भाषण जिसे सुनकर आप माथा पीट लेंगे। गुस्से में मोदी और शाह, राहुल ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया क्या? अग्निवीर, किसान, अयोध्या, राहुल कितना सच बोले कितना झूठ, आज आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। और मोदी और राहुल की वो तस्वीर जो कांग्रेस का पूरा सच भी बताएगी, वो भी लेकर आया। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर। लोकसभा में आज का दिन सीधा सीधा इस अंतर को दिखाने वाला रहा कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने वाले नरेंद्र मोदी और 3 बार के अथक प्रयास के बावजूद कांग्रेस को 100 सीट भी ना दिला पाने वाले राहुल गांधी का फर्क क्या है। राहुल गांधी जब नेता विपक्ष बने थे तो लोगों ने सोचा कि भाई पहली बार राहुल गांधी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो कुछ गंभीरता दिखाएंगे, कुछ सीरियसनेस आएगी उनमें। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा सोचने वाले हर शख्स को आज गलत साबित कर दिया। आज राहुल गांधी के पास बड़ा मौका भी था। पहली बार वो नेता विपक्ष के तौर पर संसद में बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने संसद में जो किया उससे तो क्लियर हो गया बॉस कि राहुल गांधी अपनी पुरानी इमेज से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आज उन्होंने संसद में फिर वही किया जो वो पहले भी कर चुके हैं और जिसकी वजह से उन्हें देश का एक बड़ा वर्ग सीरियसली ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो खुद ही सीरियस काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी के आज के भाषण में अहंकार तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन फैक्ट्स मिसिंग थे। संसदीय परंपराओं का अपमान तो भरा हुआ था,
लेकिन कई बार सच से दूर दूर तक का वास्ता नहीं दिखा उनके भाषण में, और इसलिए संसद में खूब बवाल भी हुआ, आज हंगामा हुआ, और यह समझ में भी आ गया कि विपक्ष अपने बढ़े हुए नंबर का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने या उनके काम में अड़ंगा लगाने पर ही समर्पित करने जा रहा है। राहुल गांधी आज ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक को खड़े होकर उन्हें या तो टोकना पड़ा या सच्चाई से सामना करवाना पड़ा। राहुल गांधी के पूरे भाषण में आज जो हुआ उसकी हाइलाइट्स आपको दिखाऊंगा। उसमें कहां कहां फैक्ट्स नहीं थे वो फैक्ट्स बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि उस भाषण में कितना सच और कितना गलत बयान राहुल गांधी ने दिया। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि आज संसद में 2 घंटे कितना बवाल मचा, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी सड़क वाली राजनीति संसद में लेकर क्यों आ गए। जय संविधान। Over refuge. Okay. सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? 1 मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? 1 मिनट। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। सर इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर, इनको माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। माननीय इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन? लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बनना और नेता प्रतिपक्ष के योग्य बनना, ये 2 बहुत अलग अलग बातें होती हैं, और राहुल गांधी ने आज इसे साबित कर दिया। आज राहुल गांधी के पूरे भाषण से उनकी वही राजनीति एक बार फिर दिखी, जिस राजनीति में उन पर अराजकता, गलत बयानी और भ्रम से एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश करने के आरोप लगते रहे। हालांकि यह नैरेटिव कई बार रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन इस बार चुनाव में यह हथकंडा थोड़ा बहुत चल गया, तो राहुल गांधी को लग रहा है कि इसी के सहारे वो आगे की राजनीति कर सकते हैं। लेकिन बॉस, दिक्कत यह है कि राहुल गांधी पिछले 10-12 साल से सिर्फ खुद की एक बोल्ड और निडर इमेज बनाने की कोशिश में इतना डूबे हैं कि वो एक ही गलती बार बार कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप राहुल गांधी के भाषण का पूरा निचोड़ देखेंगे ना, तो उसमें कुछ भी नया नहीं है। मतलब कई बार तो ऐसा लगा कि वो सदन में नहीं, किसी चुनावी रैली में बोल रहे हैं। स्पीकर पर की तरफ देखकर बोलने के बजाय कई बार पीछे देखकर बात कर रहे हैं भाई, जबकि नियम है कि आप स्पीकर को संबोधित कीजिएगा। वो पीछे देख के बोलने लग जा रहे थे। नेता विपक्ष के तौर पर उनकी स्पीच में सीरियसनेस कम, स्टंटबाजी ज्यादा दिख रही थी, और इस पूरे भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि राहुल गांधी खुद की ब्रांडिंग कर रहे थे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके अंदर का एंग्री मैन अभी जिंदा है। वही इकलौते नेता हैं जो नरेंद्र मोदी से अकेले लड़ सकते हैं, और यह साबित करने का प्रयास वो पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं। कभी अध्यादेश अपनी सरकार में फाड़कर उनको दिखाना होता है कि मैं तो क्रांतिकारी हूं, कभी बोलते मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, और अब भी वही बात कि डरना नहीं है, डरना नहीं है। 2013 में आप देखिए ना, उनको याद होगा आपको कि अध्यादेश फाड़ दिए थे अपनी सरकार में। 2016 में बोले संसद में भूकंप आ जाएगा, अध्यादेश फाड़ने की बात कही थी। आज भी राहुल गांधी का यही नैरेटिव था कि वो अकेले सब संभाल सकते हैं। राहुल गांधी ने कैसे डरो मत का नैरेटिव बेचा, एक बार सुनिए, आप याद कीजिए कि कैसे वो अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं पिछले 12 साल से। उसके बाद आगे की बात बताता हूं। देश अहिंसा का देश है,
ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। दरअसल राहुल गांधी की हालत उस छात्र की तरह है जो गाय पर निबंध रट कर आए और चाहे जो पूछ लो क्वेश्चन पेपर में, वो निबंध तो गाय पर ही लिखे। वैसे ही राहुल गांधी की गाड़ी अडानी, अंबानी और डरो मत से आगे ही नहीं बढ़ती। बोलना कुछ हो, वो गाड़ी उसी रास्ते पर घुमा कर ले आते, उसी ट्रैक पर ले आते और इसी चक्कर में कई बार गलती कर बैठते। आज उन्होंने अपनी स्पीच में बीजेपी पर अटैक करने के चक्कर में कि डरो मत के चक्कर में, या बीजेपी डराती है के चक्कर में उन्होंने हिंदुओं को लेकर ऐसा कह दिया जिस पर बड़ा बवाल हो गया और उन्हें कहना नहीं चाहिए था। राहुल गांधी ने कह दिया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। इस पर संसद में हंगामा हो गया, लोकसभा में बीजेपी की तरफ से फौरन राहुल गांधी से माफी मांगने की बात होने लगी। कहा गया कि राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज को हिंसक कैसे कह सकते हैं भाई। सुनिए राहुल गांधी का यह बयान, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी के हिंदुओं पर इस बयान को सुनते ही पीएम मोदी ने क्या किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद लोकसभा में खूब काफी देर तक हंगामा हुआ। खुद पीएम मोदी खड़े हुए और राहुल गांधी के बयान की उन्होंने आलोचना की। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक कहा, पीएम मोदी ने इसको बताया, इस बात को उठाया और इसे बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा जा रहा है वो गंभीर विषय है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर राहुल गांधी ने इसके बाद पीएम मोदी पर क्या कहा वो भी सुनवाता हूं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी ऐसे खड़े होकर कभी बोलते नहीं है किसी के भाषण के बीच में, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज बोले वो कि आप कैसे ऐसे हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बात ही ऐसी बोली कि लोकसभा स्पीकर को भी उन्हें टोकना पड़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। एक बार स्पीकर को सुनिए, फिर सुनाऊंगा कि कैसे राहुल गांधी ने स्पीकर की भी बात को अनसुना कर दिया। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कम ही होता है जब संसद के अंदर खुद प्रधानमंत्री उठकर किसी बात के लिए टोके, लोकसभा स्पीकर भी समझाएं, लेकिन राहुल गांधी किसी की बात सुनने वाले हैं। मैंने कहा ना, उनके भाषण में अहंकार कूट कूट के भरा हुआ था। लोकसभा स्पीकर के समझाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी और संघ वाले पूरा हिंदू समाज नहीं है। मतलब उसको भी फिर डिफेंड करने लगे। सुनिए राहुल गांधी को, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे अमित शाह ने राहुल गांधी को हिंदू वाले बयान पर आईना दिखाया। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है तो उनका नाम लेके बोलते ना भाई, कि जो लोग आरएसएस जो है वो हिंसा फैलाती है, नरेंद्र मोदी हिंसा फैलाते हैं, बीजेपी हिंसा फैलाती है। आप कह रहे हैं जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, वो हिंसक होते हैं। सीधा उनका नाम लेना था। फिर हिंदुओं को हिंसक बताकर राहुल गांधी फंसते दिखे तो कहने लगे कि पीएम मोदी या बीजेपी या संघ पूरा हिंदू समाज नहीं है। अमित शाह ने राहुल गांधी का बयान दोहराते हुए कहा कि राहुल गांधी ने खास तौर पर कहा है कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। क्या राहुल गांधी को पता नहीं कि इस देश में करोड़ों लोग हैं जो खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं? और अमित शाह ने तो कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए।
एक बार अमित शाह का भी बयान सुनिए, फिर राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर प्रियंका वाड्रा ने सफाई दी है, वो भी सुनवाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी माफी मांगने वाले थे, माफी नहीं मांगे वो। जब राहुल गांधी संसद में खड़े होकर इस तरह की बातें करते हैं जिस पर बीजेपी सीधे सीधे हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती है, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी की वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया था। यह राहुल गांधी की वही कांग्रेस है जिसके तमिलनाडु में सहयोगी दल डीएमके के नेताओं ने सनातन को डेंगू मलेरिया तक बताया, लेकिन इन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा। यह राहुल गांधी की वही कांग्रेस है जिसकी सरकारों में भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने वाली बातें की गई थी। यह राहुल गांधी की वही कांग्रेस है जिसके नेताओं ने सत्ता में रहते हुए हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की थ्योरी बनाई थी। ट्रैक रिकॉर्ड है बॉस, इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं और माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी ये बात संसद में खड़े होकर कह देते कि जो अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, तो फिर राहुल गांधी को यह भी समझना होगा कि उन्हें जो वोट मिला है ना, उसमें हिंदू का भी वोट है। क्या वो हिंदू वोटर्स को भी हिंसक बता रहे हैं क्या? और अगर वो बीजेपी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो क्या बीजेपी को मिले सारे हिंदू वोटर राहुल गांधी के हिसाब से हिंसक हैं क्या? क्योंकि सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक अगर आप देखिएगा, या जो आंकड़ा है कि किसको कितना वोट मिला, 2024 का चुनाव 2024, कांग्रेस को वोट मिले, टोटल वोट 13 करोड़ 67 लाख वोट मिले कांग्रेस को। इसमें भी तो करोड़ों हिंदू हैं बॉस। ठीक है, मुसलमानों ने भी आपको भर भर के वोट दिया होगा, फिर भी कई करोड़ हिंदू होंगे। अगर आप सारे हिंदुओं के लिए कह रहे हैं तो सवाल उठेगा कि क्या इसमें जो हिंदू आपको वोट कर रहे हैं, क्या आप उनको भी हिंसक मानते हैं? और अगर आप सारे हिंदुओं के लिए नहीं बोल रहे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग और बीजेपी से जुड़े हुए लोग, तो बीजेपी को 23 करोड़ 59 लाख वोट मिले, 23 करोड़ 59 लाख। और बीजेपी को तो भर भर के मुसलमान ने वोट नहीं दिए, इसमें तो बड़ी संख्या में हिंदू हैं। तो बीजेपी के लिए जिस हिंदू ने वोट कर दिया, क्या वो हिंसक है? करोड़ों हिंदू जो बीजेपी को सपोर्ट किए, वोट किए, वो क्या हिंसक हो गए? कोई पूछे राहुल गांधी से? लोकसभा में हिंदुओं को हिंसा से जोड़ने वाला बयान कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। राहुल गांधी तो जोश जोश में बोल गए, लेकिन अब सफाई कांग्रेस दे रही है। संसद के बाहर राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा फौरन अपने भाई के बचाव में आई। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी कभी हिंदुओं का अपमान कर ही नहीं सकते। राहुल ने बीजेपी के नेताओं के बारे में क्या बोला था, सुनिए प्रियंका वाड्रा को, फिर बताऊंगा कि लोकसभा में धर्म के मुद्दे पर राहुल गांधी आगे कैसे फंसे। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। एक तरफ तो राहुल गांधी और कांग्रेस कहती है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी जब संसद में बोलने के लिए आते हैं तो वो भगवान की तस्वीर लेकर आ जाते हैं। आज राहुल गांधी लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर लेकर आते हैं। इसी तरह से दूसरे धर्मों की तस्वीरें दिखाकर ये बताने लगे कि भगवानों की तस्वीरों में हाथ वाली अभय मुद्रा है, और इस तरह से इन्हें कांग्रेस के सिंबल से जोड़ दिया कि कांग्रेस का सिंबल भी हाथ है। राहुल गांधी ने लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई तो यह भी कहा कि भगवान शिव का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है। राहुल गांधी ने दावा किया कि त्रिशूल भगवान शिव के बाएं कंधे के पीछे होता है, अगर वो दाएं हाथ में होता तो हिंसा का प्रतीक होता। एक बार राहुल गांधी का यह भगवान शिव पर ज्ञान भी सुन लीजिए,
फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी यहां भी कैसे ब्लंडर कर बैठे। Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. राहुल गांधी का हिंदू धर्म भगवान शिव को लेकर ज्ञान कितना अद्भुत है आप समझ गए होंगे। वो कह रहे हैं शिव जी के बाएं कंधे के पीछे त्रिशूल है, इसका मतलब वो हिंसा का प्रतीक नहीं। किसी कैलेंडर की फोटो को दिखाकर भगवान शिव के त्रिशूल को लेकर राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको भगवान शिव की ऐसी कई तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें त्रिशूल उनकी दाईं तरफ भी है और उनके हाथ में भी है, और तो और शिव जी की ऐसी तस्वीरें भी मिल जाएंगी जिसमें वो हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर तांडव करते हुए भी दिख जाएंगे। तो क्या राहुल गांधी के हिसाब से भगवान शिव हिंसा के प्रतीक हो गए क्योंकि किसी कलाकार ने किसी तस्वीर में त्रिशूल उनके दाएं हाथ में दिखा दिया? और राहुल गांधी का ज्ञान कहता है कि दाएं हाथ में त्रिशूल होने का मतलब हिंसक हो जाना है, इसलिए भगवान शिव हिंसक हो गए। कैलेंडर वाली फोटो से राहुल गांधी का ज्ञान तय करेगा कि शिवजी जो है वो क्या हिंसक है या नहीं है। क्या बॉस, कुछ तो पढ़ लीजिए पहले हिंदू धर्म के बारे में, भगवान शिव के बारे में। कहीं से ले आए बाएं कंधे के पीछे, इसका मतलब हिंसक नहीं। राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में फैजाबाद में बीजेपी को मिली हार को बीजेपी की अयोध्या में हार बताते हुए फैजाबाद से जीते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। बीच में कुछ भी करते हैं ये। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या और भगवान राम की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया है। उन्होंने दावा किया क्योंकि अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों की जमीन छीन ली गई थी, इसलिए अयोध्या में बीजेपी हार गई। राहुल गांधी का यह बयान भी सुनिए, फिर अयोध्या में बीजेपी की हार का सच भी आपको बताता हूं। कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, तो अयोध्या ने मैसेज दिया। और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। अब राहुल गांधी के इस बयान में एक अच्छी बात तो यह है कि आज राहुल गांधी ने खुद मान लिया कि अयोध्या में जहां मंदिर बना है वही भगवान राम की जन्मभूमि है। क्योंकि जब एक वक्त तो ऐसा था इनकी सरकार में कि भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहे थे, और इन्हीं के पार्टी के एक नेता मणिशंकर अय्यर ने तो यह तक पूछ लिया था कि राजा दशरथ के महल में इतने कमरे थे, भगवान राम एग्जैक्टली कहां पैदा हुए यह कैसे पता चलेगा। यह सब पूछने वाले कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक सिस्टम में अब यह माना जा रहा है कम से कम कि अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है। यह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने यह कही कि अयोध्या में बीजेपी की हार हुई और भगवान राम ने बीजेपी को मैसेज दिया। अब यह भी पूरा सच नहीं। अयोध्या का क्षेत्र जहां राम मंदिर है वो फैजाबाद लोकसभा के तहत आता है। अब जरा इसको समझिए कि अयोध्या में क्या हुआ है और नहीं हुआ है। जिस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीती उस सीट का नाम है फैजाबाद। फैजाबाद ये लोकसभा सीट है, ठीक है।
इस लोकसभा सीट के अंदर अगर आप देखेंगे फैजाबाद के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं। कौन कौन सी? एक है बीकापुर विधानसभा। ये 5 विधानसभाएं मिलकर कौन सा लोकसभा सीट बनाती हैं? फैजाबाद। एक है बीकापुर, दूसरी है रुदौली, ये दूसरी विधानसभा है। तीसरी है दरिया अयोध्या, ये भी एक विधानसभा है उसके अंदर। चौथी है दरियाबाद और 5वीं विधानसभा जो आती है फैजाबाद सीट के अंदर वो है मिल्कीपुर। इन 5 विधानसभाओं में जिस अयोध्या विधानसभा का जिक्र हो रहा है, जहां पर भगवान राम का मंदिर बना, ये बीकापुर, रुदौली, दरियाबाद और मिल्कीपुर, ये 4 विधानसभाएं फैजाबाद के अंदर जो आती हैं, वहां समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट पड़े। लेकिन जिस अयोध्या विधानसभा के अंदर राम मंदिर आता है, वहां बीजेपी को ज्यादा वोट मिला। इस अयोध्या के अंदर बीजेपी को वोट पड़े 1,04,671 वोट और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,000। ये समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,000। यानी बीजेपी को उस अयोध्या में जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि श्री राम ने मैसेज दिया, वहां बीजेपी को अयोध्या में ज्यादा वोट मिले बॉस। तो अगर अयोध्या में बीजेपी से लोगों को गुस्सा था, मकान तोड़े जाने से नाराज थे, तो फिर बीजेपी को सबसे कम वोट तो अयोध्या में मिलने चाहिए थे। लेकिन अयोध्या में तो बीजेपी लीड की। राहुल गांधी ने अयोध्या में जमीन का मुआवजा न मिलने की बात भी उठाई, लेकिन यह सच भी हम आपको लगातार दिखा चुके हैं कि वहां लोग खुद कह रहे हैं कि उनको मुआवजा मिला। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि अयोध्या में 1,733 करोड़ रुपया मुआवजे में दिया गया और 21,548 लोगों को मुआवजा मिला। एयरपोर्ट की जमीन पर 952 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। अयोध्या में बीजेपी को मिली हार में भी राहुल गांधी अंबानी अडानी का नैरेटिव भी ले आए। मैंने कहा ना, गाय पे निबंध लिखना है तो गाय हमारी माता है। वहां भी अडानी अंबानी खींच के ले आए। राहुल गांधी ये कहने लगे कि पीएम मोदी ने मंदिर के उद्घाटन से अयोध्या की जनता को दूर रखा और अंबानी अडानी को न्योता दिया, इसलिए भी अयोध्या में बीजेपी हार गई। सुनिए, ये वाला भी सुनिए, फिर इसका भी फैक्ट बताता हूं। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अडानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। राम मंदिर के उद्घाटन पर कांग्रेस खुद तो गई नहीं, उससे दूरी बना के रखी, और जो लोग गए उन्हें लेकर अब राहुल गांधी आधी अधूरी बातें बता रहे। जैसे पहली बात तो यह कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी ने किसी को न्योता नहीं भेजा था। यह मंदिर ट्रस्ट ने लिस्ट बनाई थी कि किस किस को बुलाना है, तो इसमें नरेंद्र मोदी का कोई रोल ही नहीं था। दूसरी बात, राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में अंबानी परिवार तो था, लेकिन अडानी तो वहां गए भी नहीं थे। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उद्घाटन में अंबानी अडानी थे और जनता नहीं थी, वो ये बात ही गलत कह रहे हैं। अडानी वहां गए ही नहीं थे। ऐसा ही उन्होंने राम मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी झूठ बोला था कि क्योंकि वो आदिवासी हैं उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, जबकि बाद में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया। लेकिन ये जो फर्जी फैक्ट चेकर मार्केट में घूमते हैं, वो राहुल गांधी का फैक्ट चेक करेंगे? कर ही नहीं सकते। वो राहुल गांधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन से अयोध्या के लोगों को दूर रखा गया, किसानों मजदूरों को दूर रखा गया, जबकि सच यह है कि राम मंदिर के निर्माण में जो मजदूर शामिल थे उन्हें खुद पीएम मोदी ने सम्मानित किया था, मजदूरों पर फूल बरसाए थे, तस्वीर देखी। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं और बोलते हैं, और इसी तरह बोलते बोलते मैं आज वो अग्निवीर पर क्या क्या बोल गए वो सुनिए। राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर का मुद्दा उठाया और बीजेपी को घेरने के चक्कर में उन्होंने फिर फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की। राहुल गांधी ने अग्निवीर की शहादत का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया कि सरकार अग्निवीर को शहीद नहीं मानती,
शहादत के बाद उसके परिवार को पैसे नहीं मिलते। राहुल गांधी का आरोप सुनिए, फिर राहुल गांधी कितना बड़ा झूठ बोल गए आपको उसकी सच्चाई दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। स्पीकर की तरफ देख के बोलने के बजाय पीछे मुड़ के बोल रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर को शहादत के बाद कुछ नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलती, कुछ नहीं मदद मिलती, वो यूज एंड थ्रो है। राहुल गांधी ने जब अग्निवीर पर भ्रम फैलाया तो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं। अग्निवीर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है। एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, फिर इसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने खुद राहुल गांधी के सामने खड़े होकर सच बताया, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे आपके बोलने से क्या होता है, मेरे बोलने से क्या होता है, सेना में सबको पता है कि अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता। हमने अग्निवीर शहीदों के परिवार से भी बात की। महाराष्ट्र के एक शहीद अग्निवीर के परिवार ने बताया कि उसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिल चुकी है। अग्निवीर शहीद हुए अग्निवीर के परिवार को सुनिए, वो खुद बता रहे हैं कि उन्हें क्या मदद मिली है। सरकार से अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले, टोटल 1 कोटी 10 लाख रुपए मिले। ये अग्निवीर का परिवार कह रहा है बॉस कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली है, और राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो है। आप क्या चाह रहे हो बॉस, कि देश की सेना में आग लग जाए क्या? अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने कई बार भ्रम फैलाया है, यह पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा ही मुद्दा विपक्ष ने पिछले साल उठाया था जब एक अग्निवीर की मौत हुई थी। उस वक्त भी भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया था कि अग्निवीर को लेकर किसी भी नियम में बदलाव नहीं किया गया है। आर्मी ने बताया था कि एक्सटेंट आर्मी ऑर्डर 1967 के मुताबिक अगर कोई जवान खुद को गोली मारकर या ऐसी किसी हादसे में उसकी मौत होती है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। यह आर्मी की परंपरा और नियमों में है, यानी शहादत का दर्जा देने को लेकर आम जवान और अग्निवीर में कोई अंतर नहीं रखा जाता। यह सेना क्लियर कर चुकी है। हां, कोई सुसाइड करेगा तो उसको जो है शहादत का दर्जा नहीं मिलता। यह सेना के हर व्यक्ति के लिए, हर सैनिक के लिए है, उसमें अग्निवीर के लिए भी अलग नहीं है, और यह क्लियर कर चुकी है सेना। फिर भी राहुल गांधी इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, संसद में खड़े होकर फैला रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद फैला रहे हैं। अग्निवीर पर राहुल गांधी का एक और झूठ तब पकड़ा गया जब उन्होंने यह दावा किया कि अग्निवीर स्कीम सेना की स्कीम नहीं है, यह नरेंद्र मोदी की स्कीम है जिसे सेना पर थोप दिया गया। इस पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्लियर किया कि अग्निवीर स्कीम को ऐसे ही नहीं लाया गया, करीब 158 संस्थाओं से संवाद करके इसे लागू किया गया। राजनाथ सिंह ने हाथों हाथ अग्निवीर पर राहुल गांधी के झूठ की पोल कैसे खोली, यह सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो आज कहा है उसमें कितना सच है। स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम
प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। लोकसभा में भाषण के दौरान कई बार राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही जिसका फैक्ट से भी कोई लेना देना नहीं था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में किसानों और एमएसपी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसान अपने उत्पाद की सही कीमत मांग रहा है, लेकिन सरकार एमएसपी दे ही नहीं रही है। सुनिए एक बार यह हिस्सा भी उनके बयान का, फिर अपने ही बयान पर कैसे उनको यू टर्न लेना पड़ा यह भी दिखाऊंगा। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, यह सरकार ने कहा है, सरकार की तरफ से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को फौरन टोकते हुए कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को उनकी लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी मिल रही है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ही 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसे साबित करें। शिवराज सिंह चौहान को सुनिए, फिर दिखाता हूं कि जब ये बोले तो कैसे राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय। ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने टोका तो राहुल गांधी ने यू टर्न लिया। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, ये बात राहुल गांधी ने हिंदी में कही थी, लेकिन जब गलती सुधारने की बारी आई तो अंग्रेजी में बोलने लगे। राहुल ने कहा कि किसानों को एमएसपी तो मिल रही है, लेकिन कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी नहीं मिल रही। राहुल गांधी का यह बयान भी सुनिए कैसे टर्न मार लिए। फिर एमएसपी पर वो फैक्ट दिखाऊंगा जो शायद राहुल गांधी देखना नहीं चाहते। एमएसपी विद लीगल गारंटी, स्पीकर सर। The issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give them. राहुल गांधी एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं, तो यह भी समझना चाहिए कि एमएसपी और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी सरकार में कितना अंतर है। पहले तो आप यह देखिए कि नरेंद्र मोदी के आने के साथ ही कैसे एमएसपी पर खरीद दोगुनी हो गई। 2014-15 में 761 लाख मीट्रिक टन फसल एमएसपी पर खरीदी गई थी। इसके लिए किसानों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि 2022-23 में 1062 लाख मीट्रिक टन फसल एमएसपी पर खरीदी गई और इसके लिए किसानों को 2,28,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। यानी मोदी सरकार में किसानों को मिलने वाली एमएसपी की रकम लगभग दोगुनी हुई है। और अगर आप मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के राज की तुलना करें तो यूपीए सरकार के 10 साल में एमएसपी पर फसल की खरीद पर कुल 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 2014 से 2024 तक मोदी सरकार में एमएसपी पर फसल की खरीद पर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बार तीसरी बार सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी राहत दी और खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी के रेट 1.5 गुना तक बढ़ा दिए। हर बात में फैक्ट्स के बिना सिर्फ भ्रम फैलाना राहुल गांधी जो है वो संसद में आज ये कर रहे थे क्या? राहुल गांधी ने महंगाई की बात की, कहानी सुनाने लगे। राहुल गांधी की कहानी सुनिए, फिर जरा मैं महंगाई पर भी फैक्ट बताता हूं। यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, वो मुझे कहती है मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है।
मैंने पूछा कौन मार रहा है, कौन मार रहा है? बेटी की दुविधा सुनाई दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों? कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों? खरीद नहीं पाई। महंगाई है, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पिट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं? कहती हैं आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। गैस सिलेंडर। राहुल गांधी की कहानियां भी कमाल की होती हैं। कलावती, लीलावती की कहानी से लेकर आज वो महंगाई के चक्कर में एक महिला पिट रही है, ये कहानी लेकर चले आए। मैं उनको जरा महंगाई पर कुछ बातें याद दिलाता हूं। राहुल गांधी को यह भी याद करना चाहिए कि औसत महंगाई राहुल गांधी के जमाने में, उनकी सरकार के जमाने में क्या थी और अभी क्या है। यूपीए 2004 से 2014 देश में औसत महंगाई दर 8.2% थी। औसत महंगाई दर कई बार तो डबल डिजिट में भी थी। और अगर आप एनडीए देखेंगे मोदी राज में 2014 से लेकर और 2023 तक अगर आप आंकड़ा देखेंगे, औसत महंगाई दर रही है 5%। और बॉस, ये 5% तब रही है जब कोरोना का संकट काल आया, दुनिया में युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद 5% महंगाई दर रही है और एक बार भी डबल डिजिट में महंगाई नहीं गई। और राहुल गांधी बता रहे हैं कि भाई क्या हिसाब है, और महिला आकर कह रही है कि महंगाई के चक्कर में मैं मार खा रही हूं। 2010 में महंगाई दर 10.9% थी और 2011 में 12% थी। राहुल गांधी भूल गए। यह सब तो राहुल गांधी ने बोला है, जिसमें कितना सच है कितना झूठ है वो आपको पता चल गया। इसके बीच ही आज राहुल गांधी के टारगेट पर आज लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी आ गए। उन्होंने गजब ही कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर ओम बिड़ला जब पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं तो झुककर हाथ मिलाते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी से मिलते हैं तो सीधे खड़े रहते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी के सामने डर के मारे झुक जाते हैं, ये उनके कहने का शायद मतलब। राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर ओम बिड़ला ने क्या जवाब दिया वो भी दिखाता हूं और बताता हूं। Speaker sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. राहुल गांधी अब इंची टेप लेकर नाप रहे हैं कि ओम बिड़ला जब मिले तो कितना झुके नहीं झुके। एंगल देख रहे हैं। ये वो राहुल गांधी हैं जो अपनी शपथ के बाद ओम बिड़ला से हाथ मिलाना भूल गए थे, चले गए थे, फिर लौट के आए तब हाथ मिलाए। इतनी गति में थे। राहुल गांधी को इस बात से भी दिक्कत है कि कौन किससे किस तरह से नमस्कार कर रहा है। राहुल गांधी के इस आरोप पर ओम बिड़ला ने कहा कि ये उनके संस्कार हैं कि जो बड़े हैं उनसे झुककर मिला जाए और जो उनके बराबर वाले हैं उनसे बराबरी का व्यवहार हो। सुनिए ओम बिड़ला को कि बड़ी दुखद बात है कि संसद में अब ये सब चर्चा हो रही है कि कौन कितना झुक के मिल रहा है, कौन खड़े होकर मिल रहा है, लेकिन इस पर भी जवाब देना पड़ा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अब डिग्री और एंगल देख रहे हैं झुकने का। सुनिए जरा ओम बिड़ला को। माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। सोचिए किस तरह के पर्सनल अटैक लोकसभा स्पीकर पर भी हो रहे हैं और दुखद है, अफसोसजनक है कि उन्हें सफाई देनी पड़ रही।
लेकिन सब ये भूल गए कि जब यूपीए की सरकार थी तो चेयर पर बैठे व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव होता था, किस तरह से संसद की कार्यवाही कांग्रेस के नेताओं के इशारों पर चलती और रुक जाया करती थी। आज आपको वो भी दिखाता हूं, याद दिलाता हूं। आज जब राहुल गांधी ने स्पीकर को लेकर कई बातें की तो लोगों ने उन्हें 2012 की वो तस्वीरें भी याद दिलाई जिसमें कांग्रेस के एक नेता राजीव शुक्ला राज्यसभा में तब के डिप्टी चेयरमैन के कान में जाकर कुछ कहते दिखते हैं और इस तस्वीर पर बहुत विवाद हुआ था और यह कहा गया था कि कांग्रेस के नेता चेयर के पास जाकर डिप्टी चेयरमैन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सदन की कार्रवाई स्थगित कर दो। इससे ज्यादा चेयर कितना झुकता बॉस, लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए वो पुराना वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा। जो लोग सदन के चेयर को इंस्ट्रक्शन दिया करते थे वही आज लोकसभा स्पीकर पर आरोप लगा रहे हैं कि कितना डिग्री झुक गए। राहुल गांधी ने आज फिर लोकसभा में माइक बंद करने का भी मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी का यह बयान भी सुनिए, फिर इसका फैक्ट भी बताता हूं। माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए बैठिए सर, ये ऑफ होता है, प्लीज माने बैठिए प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। नो प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। यानी अब लोकसभा के स्पीकर को ऐसी सफाइयां देनी पड़ रही। अच्छा, एक चीज ठीक कर दूं, मैंने कहा था कि राहुल गांधी शपथ के लेने के बाद ओम बिरला से हाथ मिलाना भूल गए थे। उस वक्त प्रोटेम स्पीकर थे, तब ओम बिरला स्पीकर नहीं बने थे, तो प्रोटेम स्पीकर से हाथ मिलाना भूल गए थे। खैर, संसद की कार्रवाई रूल बुक से चलती है और दिक्कत यह है कि राहुल गांधी कोई नियम का पालन करना नहीं चाहते। राहुल गांधी कहते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि सबने आज देखा कि राहुल गांधी को लेकर बार बार सरकार की तरफ से कहा गया कि नियमों के हिसाब से राहुल गांधी नहीं चल रहे हैं। अमित शाह से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा, नियम याद दिलाए गए राहुल गांधी को कि भाई ये बिना नियम के बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, इनको रोकिए। स्पीकर से बोला गया, अमित शाह तक ने बोला, फिर भी राहुल गांधी का माइक बंद नहीं हुआ। देखिए जरा क्या हुआ था वहां। के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपका डायरेक्शन है। इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन? इसलिए माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 356 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।
अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। अगर राहुल गांधी का माइक ही बंद किया जा रहा होता तो सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को स्पीकर से यह आग्रह नहीं करना पड़ता कि इनको झूठ बोलने से, भ्रम फैलाने से रोकिए, इनको फैक्ट्स के साथ बोलिए, जो बिना फैक्ट के बोल रहे हैं उसको सदन की कार्रवाई से हटाइए। ये नहीं बोलना पड़ता बॉस, अगर माइक बंद किया जा रहा होता। लेकिन राहुल गांधी जुडिशरी से लेकर, मीडिया से लेकर, इलेक्शन कमीशन से लेकर और अब स्पीकर के पद से लेकर, माइक बंद करने से लेकर, उनके मन में जो आता है वो बोलते हैं। शिवजी को लेकर जो मन में आता है वो बोलते हैं और इस देश को सुनना पड़ेगा क्योंकि वो राहुल गांधी हैं। क्या कीजिएगा, चल रहा है। लेकिन हमारा काम था आपको बताएं ये सब फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट चेकर जो घूम रहे हैं फैक्ट चेक्स के नाम पर, वो तो ये सब बताएंगे नहीं। हाँ, राहुल गांधी का माइक, जो गले में माइक है, वो अपने आप एक चीज में बंद हो जाता है जब कोई घटना बंगाल में होती है। इसलिए अब हम आपको अगली क्लास बंगाल की दिखाते हैं। ममता के बंगाल में सड़क पर वो हो रहा है जो देखकर आदमी डर जाए। मोदी राज में या ममता राज में संविधान को असल खतरा किससे है? अब इसका वो चैप्टर जिस पर राहुल गांधी का माइक ऑटोमेटिक बंद हो जाता है अपने से। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन यह नैरेटिव फैलाने में जुटा रहा कि मोदी सरकार फिर आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी भी बार बार यही कह रही थी और जब मोदी सरकार फिर से आ गई उसके बाद भी इंडी गठबंधन नेता संविधान संविधान, लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाते रहे। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है ये लोगों को नहीं दिखता। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में सरेआम एक महिला के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई और बर्बरता भी ऐसी जिसकी साफ तस्वीरें आपको दिखा भी नहीं सकते, ब्लर करके दिखा रहे हैं। बंगाल में महिला से बेरहमी का यह आरोप जिस शख्स पर लगा है उसे टीएमसी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। घटना उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा इलाके की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स महिला की बेरहमी से पिटाई करता नजर आ रहा है। वो डंडे से जमीन पर लेटी महिला को कई बार मारता है। महिला दर्द से चिल्लाती है लेकिन वो शख्स उस पर ताबड़तोड़ वार करना नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद वो महिला के बगल में बैठे पुरुष पर डंडे से बरसाना शुरू करता है। इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी सब देखती रहती है, जबकि वीडियो के एक हिस्से में वो शख्स जमीन पर लेटी महिला को बाल खींचकर घसीट रहा है, उसे लात मारता हुआ दिखता है। बीजेपी और सीपीएम ने भी इस घटना का वीडियो शेयर किया है। आरोप है कि वीडियो में पिटाई करता दिख रहा शख्स टीएमसी का कार्यकर्ता है जिसका नाम ताजिमुल हक है और इलाके के लोग उसे जेसीबी के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, आरोप तो यह भी है कि ताजिमुल हक उत्तरी दिनाजपुर की चोपड़ा विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का करीबी है। हालांकि सोशल मीडिया पर महिला से हुई बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल पुलिस ने आरोपी ताजिमुल को गिरफ्तार कर लिया। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आरोपी की पेशी पर सरकारी वकील ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि आरोपी पर दिए टीएमसी विधायक के किस बयान पर बवाल मच गया है। उसका नाम है ताजिमुल इस्लाम उर्फे उसका एलियास जेसीबी उसका नाम है और पुलिस का तरफ से इसको पीसीपीआर किया है, पुलिस कस्टडी के लिए 10 डेज पीसीपीआर किया था। तो लानेट कोर्ट ने वो विचार करने के बाद 5 डेज पीसीपीआर अलाउ किया है। वारदात के बाद भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिस तरह पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची उसने संदेश खाली में हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख की यादें ताजा करा दी। देखिए गिरफ्तारी के बाद आरोपी ताजिमुल किस तरह रौब के साथ पुलिस थाने के अंदर जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे अपने किए का ना कोई अफसोस है और ना ही गिरफ्तारी की कोई टेंशन। इसी तरह बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी शाहजहां शेख को जब कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो वो भी पुलिस की गिरफ्त में होने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए जाता हुआ नजर आया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के वक्त भी बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोपी को बचाने की कोशिशें करने का आरोप लगाया था और महिला के साथ बेरहमी के आरोपी ताजिमुल को लेकर भी बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने टीएमसी विधायक के बयान का हवाला देकर आरोपी को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया। दरअसल टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने आरोपी का बचाव करने की कोशिश की। टीएमसी विधायक ने कहा कि हम घटना की निंदा करते हैं लेकिन महिला ने भी गलत किया। वो महिला अपने पति, बेटे और बेटी को छोड़कर दुष्ट बन गई। मुस्लिम राष्ट्र के कुछ नियम कानून हैं और उसी के तहत न्याय दिया जाता है।
आगे टीएमसी विधायक ने कहा कि हालांकि उन्हें भी लगता है कि जो हुआ वो थोड़ा ज्यादा था। सड़क पर उसको पीटा जा रहा है, बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है, और न्याय करने का अधिकार उस जेसीबी को किसने दे दिया बॉस? आप सोच देखिए कि मुस्लिम राष्ट्र यानी शरिया जैसे कानूनों की बात हो रही है, वो भी भारत में, जबकि यही लोग सेक्युलरिज्म और संविधान की बात करते हैं, और वहां शरिया के हिसाब से न्याय होगा सड़क पर। एक लाइन में कह रहे हैं कि हां गलत हुआ, दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि महिला भी गलत थी। तो महिला गलत थी तो तुम बताओगे कि महिला गलत थी? सड़क पे पीट के न्याय होगा? जेसीबी के नाम से जाना जाने वाला आरोपी ताजिमुल पहले भी इस तरह के मारपीट के आरोप उस पर लग चुके हैं। आरोप है कि वो इलाके में खुद की पंचायत लगाता है, जिसे सालिसी सभा कहा जाता है। इस पंचायत में आरोपी जेसीबी खुद ही फैसला सुनाता है और सजा तय करता है। ताजिमुल की बेरहमी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 16 जून का बताया जा रहा है। इस वीडियो में भी आरोपी एक महिला और पुरुष की पिटाई करता नजर आ रहा है। यह घटना भी उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा इलाके की ही बताई जा रही है। आरोप है कि अवैध संबंधों के शक में ताजिमुल ने दोनों की पिटाई की। यानी बार बार ऐसे आरोप लगे, अब वीडियो वायरल हुआ तो कार्रवाई हो रही है। यानी साफ है कि आरोपी को न तो पुलिस का डर है और ना ही कानून की फिक्र। इसलिए संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा के मुद्दे पर पहले हमलावर बीजेपी ने इस मुद्दे पर भी ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। कोलकाता में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल की अगुवाई में बीजेपी के महिला विधायकों ने विधानसभा भवन के बाहर धरना दिया। बीजेपी ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने इस मामले में इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी के नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, लेफ्ट के लोग भी बंगाल की इस घटना पर क्या कह रहे हैं। यह मुद्दा है महिलाओं की अस्मिता और अधिकार का। यह मुद्दा है ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का। यह मुद्दा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में इतना लिप्त हो गई हैं कि आपको संविधान और मानव अधिकारों की चिंता ही नहीं रही है। और यह मुद्दा है कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। यह मुद्दा है आज घमंडिया के एक एक नेता। खड़गे जी चुप, सोनिया गांधी जी महिला है शांत, राहुल गांधी के लब सिल गए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अखिलेश यादव मुंह में दही जमी हुई है, एक उनका वक्तव्य नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल सुई पटक सन्नाटा। वहीं सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने उत्तरी दिनाजपुर में महिला की बेरहमी से पिटाई के आरोप के मामले में ताजिमुल पर गंभीर आरोप लगाए। महिला की पिटाई का वीडियो शेयर करते हुए मोहम्मद सलीम ने ट्वीट किया कि जेसीबी उर्फ ताजिमुल जो महिला की बेरहमी से पिटाई कर रहा है वो कॉमरेड मंसूर आलम की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी है। ममता सरकार की मेहरबानी में बंगाल में हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन जिन राहुल गांधी को सदन में बिना बंद हुए माइक के बंद हो जाने की चिंता होती है, वो आज एक माइक उठाकर नहीं बोल पा रहे कि बंगाल में क्या चल रहा है। मामले पर बवाल बढ़ा तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने नहीं, अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अधीर रंजन चौधरी को भी सुनिए, फिर बताऊंगा इस पर टीएमसी क्या कह रही है। देखिए, कोई भी महिला हो, चाहे आदिवासी हो आदिवासी ना हो, बंगाल में महिला पर अत्याचार किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सिर्फ बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान में कई जगह महिला पर अत्याचार किसी हालत में कोई समर्थन नहीं दे पाएंगे। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो टीएमसी भड़क गई। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने कह दिया कि बंगाल सेफ है या अनसेफ, इस पर बीजेपी को लेक्चर देने की जरूरत नहीं। एक बार टीएमसी सांसद को सुनिए, फिर मैं बताऊंगा महिलाओं की सुरक्षा की बात को लेक्चर बताने वाली टीएमसी की मुखिया और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कैसे न्यायपालिका को लेक्चर देने से भी नहीं चुकी। देखिए, बंगाल सेफ है कि अनसेफ है, इस बात में तो बीजेपी से लेक्चर हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि बंगाल की माँ बेटियाँ वो सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए ममता बनर्जी को 2 हाथ दे के आशीर्वाद किया है। और जो घटना घटी है हम उसकी निंदा करते हैं। एन एक्शन हैज बीन टेकन एंड विल मेक श्योर दैट दिस डज नॉट रिपीट इटसेल्फ।
एक तरफ बंगाल में विपक्ष महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार को घेर रहा है, लेकिन टीएमसी इस घटना को लेकर लेक्चर नहीं देने की बात कर रही। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी न्यायपालिका को लेक्चर जरूर दे रही है। ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट और पश्चिम बंगाल न्यायिक अकादमी की रीजनल समिट में पहुंची थी। इस कार्यक्रम में सीजेआई चंद्रचूड़ की मौजूदगी में ममता बनर्जी ने कह दिया कि ध्यान रखा जाए कि जुडिशरी राजनीति से प्रभावित न हो। जुडिशरी पूरी तरह शुद्ध, ईमानदार और पवित्र होनी चाहिए। यानी वहां पर उन्होंने न्यायपालिका को ही ज्ञान दे दिया। लेकिन बंगाल में कभी चुनावों के बाद हिंसा की खबरें आती हैं। जब विधानसभा चुनाव हुए थे और रिजल्ट आया था, उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस की कितनी गंभीर आरोप लगे थे, कैसी कैसी टिप्पणियां अदालत ने की थी, और अब इस तरह की घटना है।